श्री राकेश जैन हमारे साथ हैं। राकेश सर, किस तरह का प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं आप? सिटीजन कॉप फाउंडेशन, जिसका जो हमारा मेन मुद्दा है अभी डिस्कस करने का, उसमें भी हम लोग ऐसे मुद्दे उठाते हैं जहां पर कि हम लोगों की सहभागिता के साथ में समाज में कुछ पॉजिटिव बदलाव ला सकें। मुझे एक फीचर बड़ा पसंद आया इसका, लॉस्ट आर्टिकल। जी, ये फीचर है क्या किस तरह मददगार रहा? क्योंकि हमने सुना है कि आपने बहुत बड़ी कीमत की बात करें तो मोबाइल जो है वो लोगों को मिले। उसका ये फायदा है कि आज की तारीख में हम सिर्फ इंदौर शहर का देखें तो इंदौर पुलिस ऑन एन एवरेज 300 मोबाइल प्रति माह खोज करके या चोरी गए मोबाइल को रिकवर करके लोगों के चेहरों पर खुशियां लाती है। जो प्रोजेक्ट समाज इतने हैं, जिस तरह के कोई नए प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है अभी? हाँ, हम लोग अभी जो है पर्यावरण संबंधित किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे हम अपने बच्चों का हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उस तरह से अपने लगाए हुए पेड़ों को भी बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, उसका हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करें। तो सबसे आसान शिकार साइबर की दुनिया में महिलाएं हैं और बुजुर्ग। क्या कहेंगे इन लोगों को अगर आपको कुछ समझाना हो, बताना हो? जैसे आपने महिलाओं का, बुजुर्गों का, बच्चों का कहा, ये तो है ही, पर इसके अलावा कोई भी व्यक्ति के लिए आप और हम भी इसके शिकार हो सकते हैं। तो महिलाएं साइबर अपराध का शिकार हो गई हैं और उनके साथ जो किया जा रहा है वो बहुत ही एक तरह से क्रूर कहूंगा मैं जी। चाहे वो मॉर्फिंग करके तस्वीरें डालना हो, रिवेंज पॉर्न की बात हो। ये आसानी से किसी पे भरोसा कर लेना भी अपने आप में एक बहुत प्रमुख कारण है। डार्क वेब क्या है और क्या इंडिया जैसी कंट्री में इसका पदार्पण हो चुका है? एक अलग ही दुनिया है जहाँ पर कि सभी चीज़ों की खरीदी बिक्री होती है, बट जितना बचे उतना बेहतर है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका मजाक में जाकर के देखना ही आपके लिए किसी नुकसान का कारण बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन जैन। ट्रू टॉक विद एनजे के इस खास एपिसोड में आज हमारे साथ इंटरनेट की दुनिया में कामकाज करने वाले एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने काम से बल्कि अपने काम के जरिए लोगों की मदद कर समाज के लिए कुछ ऐसी एप्लीकेशन बनाकर बेहतरीन काम किया है जिसकी वजह से लोगों को मदद मिलती है। इस शख्स का नाम है राकेश जैन। आप जानते होंगे, आपने पहले भी नाम सुना होगा। श्री राकेश जैन हमारे साथ हैं। राकेश सर, वैसे तो इंदौर में जो लोग लंबे समय से रहते हैं वो लोग जानते हैं कि राकेश जैन जी इंटरनेट को लेकर काफ़ी एप्लीकेशंस ऐसी बना चुके हैं जो मददगार हैं लोगों के लिए। अगर परिचय की बात करें तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, दर्शकों के लिए आप बताएं कि क्या हमारी कंपनी है, किस तरह का हमारी कंपनी काम करती है? जी, वैसे तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं पिछले करीब 25-30 सालों से एक आईटी फर्म चला रहा हूँ, इन्फोक्रेट्स वेब सॉल्यूशंस के नाम से। बट पिछले करीब 12 सालों से सिटीजन कॉप का जब से इवॉल्वमेंट हुआ है, तो एक सिटीजन कॉप फाउंडेशन नाम की एनजीओ के मार्फत भी समाज के हित में जितने भी काम हो सकते हैं पब्लिक के जुड़ाव के साथ में, क्योंकि किसी भी अच्छे काम को शुरू करना और उसको अंजाम तक पहुँचाने में पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो सिटीजन कॉप एक ऐसा ही एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाता है। राकेश सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो कंपनी है वो किस तरह के सॉल्यूशंस उपलब्ध कराती है वेब की दुनिया में, जिसको हम बहुत सरल शब्दों में अगर हम हमारे दर्शकों को आप पहुंचाना चाहें, किस तरह का प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं आप? हम लोग किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर के सॉल्यूशंस हम लोग देते हैं, जिसमें खासतौर पे मोबाइल एप्लीकेशंस होती है। ये हम लोग जो आईटी फर्म के मार्फत जो हम लोग करते हैं। और सिटीजन कॉप फाउंडेशन, जिसका जो हमारा मेन मुद्दा है अभी डिस्कस करने का, उसमें भी हम लोग ऐसे मुद्दे उठाते हैं जहाँ पर कि हम लोगों की सहभागिता के साथ में समाज में कुछ पॉजिटिव बदलाव ला सकें। जैसा कि हमने देखा और सुना है कि सिटीजन कॉप जब बनी तो उसकी शुरुआत इंदौर से हुई। जी। तो सिटीजन कॉप आज की तारीख में इंदौर और मध्य प्रदेश सहित क्या और भी कई राज्यों में मौजूद है? क्या कौन कौन से राज्यों ने इसे अडॉप्ट किया है? उसी नाम से है, अलग अलग नामों से, क्या स्थिति है? जी, सिटीजन कॉप एक कॉमन नाम से ही एप्लीकेशन है जो कम से कम 5 राज्यों में तो अभी कार्यरत है और करीब करीब 55 से 60 जिलों की पुलिस और वहाँ के प्रशासन इसको यूज़ करते हैं। इसके साथ ही बीपीआरएनडी जो भारत सरकार गृह मंत्रालय का जो विभाग है, उन्होंने इसे एक आदर्श एप्लीकेशन करार देते हुए सभी राज्यों के जितने भी डीजीपीज हैं उनको ये रिकमेंड भी किया है कि उन्हें इस तरह की एप्लीकेशन सिटीजन कॉप को यूज़ करना चाहिए, जिसपे किसी भी तरह का कोई आर्थिक वहन भी नहीं होता है, क्योंकि ये फाउंडेशन की तरफ से एक निःशुल्क सेवा समाज के लिए, देश के लिए दी गई है। राकेश जी, जैसे कि सिटीजन कॉप के बारे में कई फीचर्स होते हैं, पर मुझे खासतौर पर मेरी अगर बात करें तो मुझे एक फीचर बड़ा पसंद आया इसका, लॉस्ट आर्टिकल।
जी। ये फीचर है क्या किस तरह मददगार रहा, क्योंकि हमने सुना है कि आपने बहुत बड़ी कीमत की बात करें तो मोबाइल जो है वो लोगों को मिले, क्या रहा है, कैसे ये मददगार हुआ, किस तरह लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है? जैसे हम लोग देखते हैं कि तकनीक का छोटा सा इस्तेमाल भी कोई बहुत बड़े परिवर्तन ला सकता है। तो जब हम लोगों ने इसे 2015 के आसपास जब लॉन्च किया था इस फीचर को, उसके पहले जब भी आपका कोई मोबाइल गुम था या चोरी हो जाता था, तो आपको संबंधित थाने में जाकर के एक सिंपल शिकायत करना होती थी और वो एक पेपर पे एक पावती मिल जाती थी। और उसके लिए परेशानी होती थी, आदमी को इंतजार करना पड़ता था, कुछ ऊपर नीचे भी सब चीज़ें होती थी और उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रहता था। वो सिर्फ लोग इसलिए यूज़ करते थे कि उसको डुप्लीकेट सिम इश्यू हो जाए। बट जब से सिटीजन कॉप में इसकी शिकायत होना शुरू हुई, तो ना सिर्फ लोगों के लिए घर बैठे आसान हो गया ये चीज़ें, बल्कि उसके IMEI नंबर के थ्रू वहाँ की संबंधित जिले की पुलिस या क्राइम ब्रांच जो है उन मोबाइल को सर्च करने में भी उसका उपयोग करने लगी। और उसका ये फ़ायदा है कि आज की तारीख में हम सिर्फ इंदौर शहर का देखें तो इंदौर पुलिस ऑन एन एवरेज 300 मोबाइल प्रति माह खोज करके या चोरी के मोबाइल को रिकवर करके लोगों के चेहरों पर खुशियाँ लाती है। मैं एक फेसबुक पोस्ट देख रहा था आपकी जी, करीब 100 करोड़ से ज्यादा कीमत के मोबाइल जो है वो इस एप्लीकेशन के जरिए, हाँ, उसको एक ओवरऑल राइट, हम लोग यदि माने कि पिछले 3-4 सालों में करीब 50,000 से ज़्यादा मोबाइल्स रिकवर हो चुके हैं और एक एवरेज मोबाइल की हम कॉस्ट यदि 22,000-25,000 मानते हैं तो एक बहुत बड़े अमाउंट को हम लोग रिकवर करना मान सकते हैं पुलिस के द्वारा इस एप्लीकेशन के सहयोग से। सिटीजन कॉप के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ऐसी कौन सी ऐप है जो समाज के लिए बहुत मददगार है जो आपने बनाई है? इसके अलावा 2-3 अलग-अलग मुद्दों को हमने और टच किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो भोजन की अन्न की जो बर्बादी होती है उसको रोकने के लिए आहार नाम का एप्लीकेशन हम लोगों ने उस समय तत्कालीन संभागायुक्त महोदय के साथ में हम लोगों ने इसे चालू किया था। उस आहार को भी काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला और वो भी इंदौर शहर से शुरू होकर के अपने राज्य में और उसके अलावा कई राज्यों में वो आज भी चालू है। छोटा सा टेक्नोलॉजी है कि आपके घर में या आपके फंक्शन में जो खाना बच रहा है उसे आप पोस्ट कर दें एप्लीकेशन के मार्फत और जो दूसरी NGOs हैं उस खाने को कलेक्ट करके और ज़रूरतमंदों में बांट देती है। तो ना सिर्फ खाने की बर्बादी को रुकती है बल्कि किसी भूखे के पेट में खाना भी जाता है। अगर हम ताज़ा बात करें और किन प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट की बात छोड़ दें अगर हम, तो जो प्रोजेक्ट समाज हित में है, जिस तरह के कोई नए प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है अभी? हाँ, हम लोग अभी जो है पर्यावरण संबंधित किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें पेड़ों की टैगिंग की जाती है और हम लोगों को यही मोटिवेट करते हैं कि वो जब भी कोई पेड़ लगाएं तो उसको अपना नाम दें, उसको एक डिजिटल टैग दे दें, ताकि जैसे हम अपने बच्चों का हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उस तरह से अपने लगाए हुए पेड़ों को भी बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, उसका हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करें। उसे सिर्फ ये मानसिक रूप से फ़ायदा होता है कि यदि आपने किसी पेड़ को अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया है तो शायद उसको आप लगाने के बाद भी ध्यान रख पाएंगे। अदरवाइज अमूमन ये देखा गया है कि वृक्षारोपण के दौरान वर्षा के सीजन में लोग पेड़ लगाते हैं और बाद में भूल जाते हैं। तो सर्वाइवल रेट को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ट्री टैगिंग को प्रमोट करने की कोशिश की। तो ग्रीन जी नाम की एप्लीकेशन है, कोई भी शहरवासी उसे फ्री ऑफ कॉस्ट उस टैग को डाउनलोड कर सकते हैं और पेड़ लगा करके उन्हें अपने टैग करके उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही कि पेड़ों को बच्चों की तरह संभालना है। जब हम इस तरह की प्रोजेक्ट और एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है हमें इंटरनेट का उपयोग करना पड़ेगा। जी, जैसे ही हम इंटरनेट की दुनिया में जाते हैं तो तकनीक अब इस तरह हावी हो रही है कि कई बार हम जिस तरह की सहमति हमसे इंटरनेट यूज करने के दौरान मांगी जाती है हम उसे किनारे नहीं कर सकते, हमें वो सहमति देना पड़ती है। जी, ये क्या है, ये कैसे बच सकते हैं, क्या कोई तरीका है इसका? उदाहरण के लिए मैं कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करता हूँ तो सबसे पहले वो मेरे मोबाइल में जाने की परमिशन मांगता है, फोटोज मेरे इनबॉक्स और कई तरह की परमिशन मांगता है, तो क्या इससे कोई बचने का तरीका है? एज ए टेक्निकल पर्सन, एज ए ऐप डेवलपर कंपनी, मैं बताना चाहूँगा कि इससे बचना तो संभव नहीं है, क्योंकि अमूमन जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप के थ्रू आप आपकी फ़ोटो गैलरी में कोई चीज़ सेव भी कर सकते हैं, वहाँ से कोई चीज़ अटैच भी कर सकते हैं, वहाँ से किसी को कॉन्टैक्ट या कोई मैसेज फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, नया कॉन्टैक्ट ऐड भी कर सकते हैं। तो इन सब के लिए मोबाइल में जाने के लिए आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी फ़ोटो गैलरी या इन सब की या आपके माइक को यूज़ करने की परमिशन, ये सब देना ज़रूरी हो जाता है। यदि हम देखेंगे कि इनका यूज़ नहीं करते हुए कोई एप्लीकेशन होगी तो शायद वो हमारे किसी काम की नहीं होगी। हाँ, सोचने वाली बात ये ज़रूर है कि जो ऐप डेवलपर कंपनी है या जिन्होंने इस ऐप को प्रमोट किया है, उनका प्रोफाइल और उसके रिव्यूज़ को ज़रूर चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि परमिशन तो सभी ऐप मांगेगी, पर किस पे भरोसा करें और ना करें, इसके लिए ऐप के रिव्यूज़ और डेवलपर की इंफॉर्मेशन को जानना यूज़र के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। किन बातों की सहमति देनी है
क्या नहीं लेनी है, क्या इस तरह के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कस्टमर के पास? हाँ, पर यदि हमने किसी सिलेक्टिव ऑप्शन को यदि इनेबल या डिसेबल किया तो कई बार ऐप काम करना बंद कर देती है, क्योंकि ऐप जो है गूगल की भी आजकल पॉलिसीज ये काफ़ी स्ट्रांग हो गई है और एप्पल की पॉलिसी तो पहले से ही काफ़ी स्ट्रांग थी। तो यदि वो परमिशन को यूज़र ने नहीं दिया है तो वो ऐप डिसेबल हो जाती है। तो वैसा कर पाना जो है वो ऑप्शनल तरीके से संभव नहीं है। एक अहम मुद्दा आता है कि जैसे ही हम साइबर की दुनिया में कदम रखते हैं, साइबर अपराधों से हमारा वास्ता पड़ने लगता है। बचना अब लगभग नामुमकिन हो गया। कहीं ना कोई किसी न किसी तरीके से शिकार हो जाता है। कई बार लोग ट्रोलिंग का शिकार हो जाते हैं, कई बार लोग फाइनेंशियली शिकार हो जाते हैं। तो सबसे आसान शिकार साइबर की दुनिया में महिलाएं हैं और बुजुर्ग। जी, क्या कहेंगे इन लोगों को अगर आपको कुछ समझाना हो, बताना हो, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जब आप इंटरनेट की दुनिया में कदम रखते हैं तो आप बच सकते हैं इस तरह के? मुझे लगता है कि जैसे आपने महिलाओं का, बुजुर्गों का, बच्चों का कहा, ये तो है ही, पर इसके अलावा कोई भी व्यक्ति के लिए आप और हम भी इसके शिकार हो सकते हैं। और जो मुझे इसके मूल कारण लगते हैं वो एक तो आसानी से किसी पे भरोसा कर लेना, या लालच, और या फिर अज्ञानता। इन 3 मुख्य कारणों के कारण ही कोई भी व्यक्ति, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई महिला हो, युवती हो या बुजुर्ग हो, वो उस झांसे में आते हैं। तो यदि हमने अज्ञानता हमारी अज्ञानता का ही वो या फायदा उठाती हैं या किसी तरह का लालच देती हैं, या फिर अचानक से कोई युवती या कोई लड़की किसी पे भरोसा करने लगती है और अपनी कुछ क्रेडेंशियल, अपनी कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। घूम फिर के यदि आप साइबर अपराधों के बारे में देखेंगे तो काम करने के तरीके, अपराध के तरीके जरूर बदलते हैं, पर उनके मूल मुद्दे इन 3-4 चीजों के आसपास ही घूमते रहते हैं। साइबर अपराध की बात करें तो लोगों के जहन में आता है कि भाई कोई आपके बैंक का पैसा निकाल लेगा, किसी तरह से आपके फेसबुक पे कुछ मटेरियल डाल देगा। फाइनेंशियल अपराधों को ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है। जी क्या साइबर अपराध में भी लगातार परिवर्तन हो रहा है? क्या चेंजेस आ रहे हैं? जी, अगर हम 1 दशक पहले की बात करें तो किस तरह का अपराध था और आज क्या है, और आने वाले दशक में किस तरह का अपराध होगा? थोड़ा सा आप इस बारे में बताएं। देखिए, पहले तो सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग के बेसिस पे अपराध होते थे। डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, मॉडस ऑपरेंडी जो है अपराधियों की बार बार चेंज होती है, समय के साथ साथ चेंज होती है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ने के कारण चेंज होती है। जैसे एक तरह से उनका एक बिजनेस मॉडल है ये, कि एक बार मॉडल कोई पॉपुलर हो गया तो उसको दूसरे तरीके से करते हैं। आजकल इन दिनों डिफेमेशन की चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, कि आपकी अज्ञानता और आपके डर का फ़ायदा लेते हुए आपकी बॉडी का चेहरा या कहीं से मॉर्फिंग कर लिए और आपको डराने की कोशिश करी कि आपको डिफेम कर देंगे। तो यदि आपको इतना कॉन्फिडेंस है, यदि आपके क्रेडेंशियल स्ट्रांग है, आपने सिक्योरिटीज़ को इनेबल कर रखा है, तो इनसे घबराने के बजाय आपको पुलिस की सहायता लेना चाहिए और ऐसे लोगों के बारे में के अगेंस्ट में एक्शन लेने की कोशिश करना चाहिए। जनरली जब भी डिफेमेशन की बात आती है तो आदमी उसको एकांत में, अकेले में उसको सेटल करने की कोशिश करता है, और यहीं पर वो चूक होती है और उस अज्ञानता का, उस डर का फायदा अपराधी उठाने की कोशिश करते हैं। राकेश जी, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक सीरीज देखी थी, पिछले साल नेटफ्लिक्स पे, जामताड़ा। जी साइबर अपराध करने वाले एक ऐसे गांव की कहानी जहाँ के बच्चे 9वीं 10वीं 5वीं पढ़े हुए हैं और वो वहां पे खेतों से बैठ के कॉल करते हैं और फोन लगाते हैं, डराते हैं लोगों को, झूठ बोलते हैं, बैंकिंग ऑफिसर बन के कॉल करते हैं और लोगों की खाते से, जेब से, पॉकेट से, वॉलेट से पैसा चला जाता है। जी क्या ये मान सकते हैं हम कि वाकई में इतना सब होने के बाद, इतना वक्त गुजरने के बाद, हमारी जो साइबर सिक्योरिटी है, हम उसे पुलिस स्तर की बात करें, थोड़ा सा हम पीछे हैं? मैं इसको नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि साइबर सिक्योरिटी तो काफ़ी हद तक ठीक है। हाँ, 2 बातें जो आपने बोली कि कुछ तो लोग इसको इंडस्ट्री की तरह यूज़ कर रहे हैं। जिस वेब सीरीज़ का आपने जिक्र किया, झारखंड, बिहार के कुछ एरियाज़ में, वहाँ पर इसको इंडस्ट्री की तरह यूज़ करते हैं। मतलब दिस इज़ रियल क्रिएटिविटी बट डिस्ट्रक्टिव क्रिएटिविटी, आई वुड से, कि वो लोग उसको सकारात्मक ढंग से यूज़ करें तो उनके दिमाग का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो करते हैं। बट मुझे लगता है इसमें टेक्निकल फ्लॉ होने के बजाय वही जो लोगों की अज्ञानता और लालच का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो तकनीक के एंगल से तो आपके मोबाइल्स भी सिक्योर्ड हैं, सबके लैपटॉप सिक्योर्ड होते हैं। पुलिस पूरी तरह से तकनीक का सहारा लेती है और 2 कदम आगे चलने की कोशिश करती है, बट लोगों का उसमें झांसे में आने का मुख्य कारण उनकी अज्ञानता है या लालच। एक और चीज है कि साइबर अपराध की बात करें तो महिलाएं साइबर अपराध का शिकार हो रही हैं और उनके साथ जो किया जा रहा है वो बहुत ही एक तरह से क्रूर कहूंगा मैं। जी चाहे वो
मॉर्फिंग करके तस्वीरें डालना हो, रिवेंज पॉर्न की बात हो, जी या किसी रिलेशन में आप हैं और वो टूट गया, उसके बदले बदला लेने के लिए जब हम कोई कार्रवाई करते हैं, कई बार लोग कर देते हैं। महिलाओं के लिए क्या कहेंगे आप, खास तौर पे वो महिलाएं जो कई बार किसी रिलेशन में होती हैं और जब वो रिलेशन टूट जाता है तो उनके साथ तो बहुत ही बुरा व्यवहार होता है और उसके लिए साइबर क्राइम का इस्तेमाल किया जाता है, उनके लिए आपके क्या सजेशन है? मैंने जैसा इस पहले की बात में भी एक मुद्दा जिक्र किया कि आसानी से किसी पे भरोसा कर लेना भी अपने आप में एक बहुत प्रमुख कारण है। बड़ा ऑब्वियस भी है, जब आदमी किसी के साथ इमोशनली इन्वॉल्व होता है तो भरोसा भी हो ही जाता है। बट मुझे लगता है कि एक लिमिट सेट करना चाहिए हर व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, कि किस लेवल की इन्फॉर्मेशन शेयर करें, कुछ ना करें। कई बार ऐसे इंटीमेट फोटोग्राफ्स लोग भावनाओं में आकर शेयर कर लेते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझ पाते। मतलब इवन यहाँ तक तो मैंने देखा है कि हस्बैंड वाइफ भी आपस में कुछ ऐसी चीज़ें बाद में डिफेमेशन के लिए यूज़ करने लगते हैं। है अनएथिकल, बट अब साइबर की दुनिया में साइबर क्राइम तो वहाँ पर एथिक्स की तो हम बात कर ही नहीं सकते, सिर्फ अपनी सुरक्षा की बात कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आपसे संबंधित कोई बहुत गोपनीय या कुछ ऐसी इंटीमेट चीज़ें आप किसी से भी शेयर ना करें, या किसी पे भी भरोसा करें तो उस लेवल पे जाने की बात करें जहाँ पर कि भरोसा टूटने की संभावना बहुत कम हो। अदरवाइज जो आजकल के रिलेशन होते हैं बहुत क्षणिक टाइप के बोलना चाहिए, जो आजकल की जनरेशन में है, हफ्ते महीने साल में रिलेशनशिप बनते हैं, बिगड़ते हैं, तो वहाँ पर भावनाओं में आकर के आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपके फिजिकल चीज़ें या फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें शेयर करने से भी बचेंगे तो शायद इनकी घटनाओं में कमी आ सकती है। राकेश जी, इतना सब बात करने के बाद अगर हम इंटरनेट की दुनिया से जुड़ा हुआ एक शब्द है डार्क वेब, इसकी बात ना करें तो ठीक नहीं रहेगा। हमारे दर्शकों को अगर आप समझाना चाहें कि ये डार्क वेब क्या है और क्या इंडिया जैसी कंट्री में इसका पदार्पण हो चुका है? जी, एक बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि एक अलग ही दुनिया है जहाँ पर कि सभी चीज़ों की खरीदी बिक्री होती है। आम आदमी से थोड़ा सा अलग हटके है, बट आपकी भी कोई क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन या आपकी कुछ चीज़ें उस डार्क वेब पे बिक रही होंगी। इसका आप तो मैं इससे शिकार हो चुका हूँ, हाँ, बताऊंगा इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक अलग ही, हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आता कि इन सब चीज़ों की जानकारी होते हुए उसे सरकार के स्तर पर बंद क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई बार जो फायरवॉल्स वगैरह होते हैं उन चीज़ों को ब्लॉक किया जा सकता है इन चीज़ों को। बट डार्क वेब अपने आप में एक अलग दुनिया है जहाँ पर कि हथियार से लेकर के तो नशे से लेकर के और तमाम चीज़ें जो है वो खुलेआम, हर वो चीज जो खुले बाजार में या नैतिकता के आधार पे नहीं बिक सकती है, वो उस पर्दे के वो उस पीछे पर्दे के पीछे से बिक रही है। जी। क्या आम आदमी या जो सामान्य जानकारी रखने वाले लोग हैं, इनकी पहुंच वहां तक आसानी से हो सकती है? क्या ये खतरा है आने वाले दिनों में? अभी तो हमने सुना है कि बहुत ज्यादा जानकार अगर आप नहीं है तो आप डार्क वेब में नहीं जा सकते जी। वैसे उसमें कई सारे ग्रुप्स बने होते हैं, तो उसमें अंदर घुस पाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। सिर्फ आपके पास में यदि चैनल हो तो आप उसके अंदर की चीज़ों को देख सकते हैं, बट जितना बचें उतना बेहतर है। खतरनाक है कुल जी बिल्कुल, क्योंकि हर लॉग को चेक किया जा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका मजाक में जाकर के देखना ही आपके लिए किसी नुकसान का कारण बन जाए। तो जितना उससे दूर रहें उतना बेहतर है, और अपनी जानकारियों को जितना प्रोटेक्टेड रखें तो उस डार्क वेब की दुनिया से आपकी जानकारियां भी पृथक रह सकती हैं। एक चीज और प्रश्न है मेरे मिलने वाले कई लोगों से, मैंने जब ये कहा कि मैं आपका इंटरव्यू करना तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे पूछूं ये बात, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जी बिना कानून की जानकारी के, बिना सोचे समझे करना आखिर कितना खतरनाक है? वैसे तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। खासतौर पर विदेशों की हम बात देखें तो कोई भी हर चीज़ जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम लोग रूटीन में की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो हर आपका कमेंट, हर आपके स्टेटमेंट्स या आपका फोटोग्राफ, इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो बगैर किसी की जानकारी के, बगैर किसी की परमिशन लिए उन चीज़ों को शेयर करना, कोट्स को शेयर करना, फोटोग्राफ्स को शेयर करना, वीडियोस को फॉरवर्ड करना बहुत घातक हो सकता है। क्योंकि यदि हम लोग वाकई में लॉ की बात करें तो आईटी एक्ट पे अमल होना शुरू हो चुका है, बट यदि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर वाकई में इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए तो कई ऐसी गलतियां आप और मैं भी इसी चूक करते हैं जहां पर कि हम लोग उसके सहभागी बन सकते हैं, किसी गलत वीडियो को फॉरवर्ड करने की या किसी और की गोपनीय जानकारी को फॉरवर्ड करने की। चीज होती है राकेश जी, जैसे कोई नया शख्स इंटरनेट की दुनिया में आता है, फेसबुक से जुड़ता है, इंस्टाग्राम से जुड़ता है, ट्विटर से जुड़ता है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना शुरू हो जाता है, तो अचानक से वो बिना सोचे समझे
चीजों को फॉरवर्ड करना, पोस्ट करना शुरू कर देता। ऐसे नए लोगों के लिए क्या संदेश है आपका, मैसेज है आपका? एक छोटा सा संदेश ही मैं देना चाहता हूँ। जनरली आदमी करता इसलिए कि वो अपने दोस्तों में बताना चाहता है कि ये जानकारी मेरे पास सबसे पहले आई है, जबकि वो ये नहीं जानता कि जी बिल्कुल वही बात है। तो उस गलतफहमी से दूर रहें। और जैसे मैंने नियम बना रखा है कि मैं बहुत ही 2 4 5 लोगों का जो मेरा ग्रुप है उसी में फॉरवर्ड करता हूँ कोई चीज़, वो भी जरूरी जानकारी है तो। अदरवाइज मैंने फॉरवर्ड के ऊपर तो पूरा अपने ऊपर कंट्रोल अंकुश लगा रखा हुआ है। यदि आपको कुछ लिखना है तो 2 4 पंक्तियां अपने खुद तुकबंदियां लिखें, अंग्रेजी की, हिंदी की या कुछ तरह की चीज़ें। तो एक तो क्रिएटिविटी भी जाती है और आपकी एक अलग पहचान बनती है। अदरवाइज आपके मोबाइल में आप देखेंगे तो उसमें रिपीटेड टाइप का या जो मल्टीपल वीडियोज़ का देखेंगे, 50 वीडियो मिलते हैं कि आपके हर दोस्त ने उस चीज़ को फॉरवर्ड किया होता है। तो बस वही एक निवेदन है या लोगों से अपेक्षा है या उनसे गुजारिश है कि इस रेस में ना पड़े कि ये इन्फॉर्मेशन मैं ही सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा हूँ। एक मेरी जिज्ञासा का सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा और आखिरी सवाल है आगे हमारा। हाल ही में हमने सुना कि फेसबुक ने अपनी संस्था का नाम चेंज किया, मेटा के नाम से उसे अब कहा जा रहा है और मेटावर्स करके एक शब्द उपयोग हो रहा है इंटरनेट की दुनिया में। ये मेटावर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसे थोड़ा सा आप समझा पाए। आने वाली दुनिया किस तरह की होगी, साइबर की दुनिया में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? नाम का बदलाव का तो खैर वो बहुत सारे कानूनी विषय भी होते हैं, उसके कारण से भी होता है, तो उस पर कुछ भी टिप्पणी करना मेरे शायद अधिकार क्षेत्र के बाहर है। क्या है आने वाले समय में, क्या आइडिया? मतलब जनरली आने वाले समय में यूजर का बिहेवियर ही बिकने वाला है जो आज भी बिक रहा है। तो आप कोई भी चीज यूज करते हैं, वही चीजें कहीं ना कहीं किसी तरह से वो बड़ी बड़ी कंपनीज तक वो सेल होंगी। आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपको कौन से वीडियोस देखना पसंद है, आपको कौन से गाने सुनना पसंद है, आप कौन से प्रोडक्ट सर्च करते हैं, वो सब चीज़ें यूज़र बिहेवियर के बेसिस पे होने वाली हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं, जितने भी बड़े बड़े पोर्टल्स और जो हमारी आदतों में बन चुका है, सुबह उठते से हम लोग जो चीज़ें देखते हैं, वो सिर्फ हमारा पूरा बिहेवियर का निचोड़ हम उन पे डाल रहे हैं ताकि हमारी हर चीज़ को वो कंट्रोल कर सकें। ये भी कहा जाता है कि आने वाले समय में जंग हथियारों से नहीं, इंटरनेट की दुनिया से लड़ी जाएगी। डेटा जो है वो बड़ा हथियार होगा जी। तो कितना इसमें सच है और क्या कितने समय बाद ये चीज़ें देखने को हम अभी भी देख ही रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, चाहे हम लोग पिछले 2 साल के कठिन समय की बात करें, कोविड की, कोरोना की बात करें, चाहे कभी हम लोग चुनाव की बात करें, जो जानकारी आपके पास आती है उसकी क्या तथ्यात्मक, उसका कोई उसकी पुष्टि कर नहीं सकता। तो वो एक तरह से जंग ही है ना, कि किसी का माइंडसेट आप चेंज कर रहे हैं, एक ऐसा नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि कोई आदमी अच्छा है या बुरा है, सिर्फ आप उसके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं और लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक फैक्ट चेकिंग टाइप का होना चाहिए। कई सारे टीवी चैनल्स में मैंने देखा कि उन वीडियोस का, वायरल वीडियो का फैक्ट चेक करते हैं। इस तरह का कोई एक सिस्टम होना चाहिए कि उसको एक टेस्टिंग में लगा दें कि यार ये फैक्ट है या नहीं है, चाहे किसी को डिफेम करने के लिए किया गया हो या किसी को एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट करने के लिए किया गया हो। तोड़ मोड़ के चीज़ें बना दी जाती हैं और लोग जो है, मामूली जनता उसको जो है, आम जनता उसको यकीन करने लगती है। तो ये जंग ही तो है ना, अभी शुरू हो चुकी है वो जंग। तो राकेश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इन्फोक्रेट्स वेब सॉल्यूशंस के राकेश जैन जी, जिन्होंने हमसे इंटरनेट की दुनिया से जुड़ी कई गंभीर मुद्दों पर अपने विचार रखे और हमारे दर्शकों के लिए अपनी वो राय हम तक साझा की जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए इंटरनेट की दुनिया में नुकसान से बचने में मददगार होगी। मेरे साथी देवेंद्र मालवीय के साथ ट्रू टॉक के लिए नितिन जैन।